नमस्कार रेल साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हमने लिए हैं राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। जो कि एक 25% एलडीसी कोटे के तहत जेई मैकेनिकल के पेपर में से ये 10 प्रश्न लिए गए हैं। राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से पेपर का 10% जो कि एक बहुत बड़ा 10% एक बहुत बड़ा हिस्सा है 10 नंबर के, और पेपर का 10% हिस्सा राजभाषा से लिए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और जो राजभाषा टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मात्र थोड़ी सी तैयारी से, या यूं कहें 1-2 दिन की तैयारी से, इसमें आसानी से 10 में से 10 स्कोर किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, और ये रेलवे की जो जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं उनमें सभी का राजभाषा का महत्व होता है, और राजभाषा पेपर का 10% हिस्सा होती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी रेल साथियों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये सभी रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में इसका बहुत योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये सभी के लिए यूजफुल है। इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पर महत्व दिया जाता है और राजभाषा का अलग वीडियो बनाया जाता है, ताकि एक राजभाषा टॉपिक की अलग से तैयारी की जा सके। और ये सभी रेल साथियों के लिए होता है, चाहे वो ग्रुप बी की अधिकारी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो SNWLI की तैयारी कर रहे हों, चाहे जेई मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हों, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कैसी भी रेलवे की डिपार्टमेंटल विभागीय परीक्षा हो, उसमें राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये सबके लिए यूजफुल होता है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर यहाँ 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु कम्स रीजन ABCD, राजभाषा नियम के अनुसार तमिलनाडु राज्य क्षेत्र किस में आता है? तो साथियों, ये जो प्रश्न है इसमें काफी रेल साथी कंफ्यूज भी होते हैं। ये जो राजभाषा नियम है, ये नियम है आपके राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 है, और इसमें टोटल 12 नियम होते हैं। टोटल इसमें 12 नियम होते हैं। अब ये जो 12 नियम हैं, ये तमिलनाडु को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू होते हैं। इसके जो राजभाषा नियम हैं, तो ये राजभाषा नियम है जो तमिलनाडु को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर ये लागू होते हैं। एक तमिलनाडु को छोड़ करके संपूर्ण भारत में ये लागू होता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु के लिए पूछा गया है कि तमिलनाडु कौन से क्षेत्र में आता है। तो काफी लोगों का काफी जो बुक्स हैं या नोट्स हैं, उनमें कई में इसको सी क्षेत्र में दे रखा है, सी रीजन जिसको आप बोलते हैं, और कई बुक्स और नोट्स में इसमें लिखा रहता है कि तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है। तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है।
तो जब अपने ये जानते हैं कि जो राजभाषा जो नियम है, राजभाषा की दृष्टि से देश को 3 भागों में बांटा गया है, क, ख और ग। जब हम ये जानते हैं कि जब पूरा देश राजभाषा की दृष्टि से, राजभाषा नियमों की दृष्टि से 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो वो जब वो क्लियर ये हो रहा है कि तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है, तो अपने को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि तमिलनाडु न तो क क्षेत्र में आता है और न ख क्षेत्र में आता है और न घ क्षेत्र में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके राजभाषा नियम हैं, वो राजभाषा नियम आपके तमिलनाडु पर नहीं लागू होते हैं। अब सवाल ये है कि कई बुक्स और किताबों में भी इसको घ क्षेत्र में माना गया है, तो जो कि गलत है, जो कि गलत है। तो तमिलनाडु घ क्षेत्र में नहीं आता है, घ क्षेत्र में नहीं आता है। अब सवाल यह है कि रेलवे के अंतर्गत जब ये विभागीय परीक्षाएं ली जाती हैं, तो कई बार देखने में आता है साथियों कि रेलवे अधिकारी महोदय के द्वारा जो पेपर बनाया जाता है, उसकी आंसर की में भी गलतियां आ जाती हैं। किसी आंसर की में 2 प्रश्न गलत आ जाते हैं, किसी आंसर की में 5 प्रश्न गलत आ जाते हैं, किसी किसी आंसर की में 7 प्रश्न तक भी गलत देखे गए हैं और कईयों में 10 प्रश्न तक भी गलत देखे गए हैं। तो उसके लिए रेलवे क्या करता है, उसके लिए जितने भी अपियर होते हैं कैंडिडेट्स उस एग्जाम में 3 दिनों के भीतर आपत्तियां मांग लेता है कि यदि किसी रेल कर्मी को जो पेपर आप में अपियर हुए हैं, उस पेपर के अंतर्गत यदि किसी प्रश्न या उत्तर पर किसी को आपत्ति हो, तो वो विथ प्रूफ अटैच करके रेल प्रशासन को अवगत कराएं और उसका समय होता है 3 दिन का। तो जब ये आपकी आपत्तियां जाती हैं किसी प्रश्न को लेकर के या किसी उत्तर को लेकर के, वो 3 दिन को आपका टाइम दिया जाता है। जिस दिन एग्जाम डेट जिस दिन कंडक्ट होती है, उस डेट सहित 3 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। तो उसमें आपको ये बताना होता है, लिखित में देना होता है और विथ प्रूफ देना होता है कि ये प्रश्न गलत है, इसका आंसर सही ये होगा, और उत्तर ये गलत है, उसका ये आपत्ति मानता है। फिर उस पे जो कमेटी होती है, अधिकारी महोदय कमेटी में होते हैं, उन जो अधिकारियों की जो रेल प्रशासन में जो अधिकारी हैं, जो रेलवे अधिकारी हैं, उस कमेटी में रहते हैं। वो कमेटी उस पे डिसीजन करती है आपकी आपत्तियों के आधार पे कि किस प्रश्न में चेंज किया जाए, किसको डिलीट किया जाए, किसका उत्तर बदला जाए। तो साथियों, जब ये अधिकारी महोदय पेपर बनाते हैं, तो वो भी बुक्स या किताबों का सहारा लेते हैं। जो भी रेलवे का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है या रेलवे की जो बुक्स हैं, उन बुक्स के तहत ही वो इनसे पेपर बनाते हैं। तो उनसे भी ये गलतियां कई बार ऐसी देखी जाती हैं। तो यहाँ सवाल ये था कि इसमें जो क क्षेत्र था और जो ख क्षेत्र है, क क्षेत्र है, घ क्षेत्र है, घ दे रखा है, तो ये घ तो खैर होगा ही नहीं, ब भी नहीं होगा, तो यहाँ बचा ग और क। तो ग इसमें नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है, तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में ये चीज यहाँ नहीं दिखाई रखी है। हाँ, ये कई जगह ये देखा गया है कि कई बुक्स और नोट्स में तमिलनाडु को घ क्षेत्र में दिखा रखा है। तो इसमें अधिकारी महोदय की गलतियां नहीं होती, उनकी गलती नहीं होती है, क्योंकि वो भी किसी बुक से या जो स्टडी मटेरियल होता है या जो रेलवे डिपार्टमेंटल का जो सिलेबस होता है, उन्हीं में से वो कहीं ना कहीं से उन पुस्तक से या क्वेश्चन बैंक से या जो एक रिलेटेड बुक होती है रेलवे से, उससे उठाते हैं। तो उनसे भी वो प्रिंट के माध्यम से समझिए या किसी भी प्रकार से यदि बुक में गलत छपा है, तो वो प्रश्न पत्र में भी गलत छप जाता है
बाद में उसको संशोधित कर दिया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो ये है कि तमिलनाडु किसी भी क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और ऐसी स्थिति में जब जब इस प्रश्नों के उत्तर ये कंडीशन है, तो मेरा मानना है कि आप ऐसे प्रश्न को, क्योंकि आपके पास 10% एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप ऐसे विवादित आपको लगे कि ये प्रश्न का उत्तर गलत है या प्रश्न गलत है, आपको जब ये लग जाए तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना ही बेहतर होता है। आपके लिए 10 प्रश्न पेपर में एक्स्ट्रा होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 102 है, राजभाषा नियम के अनुसार चंडीगढ़ किस क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पे जो आपका चंडीगढ़ है वो आपके बी रीजन में आता है। बी रीजन का मतलब आपके ख क्षेत्र में आता है। अब यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, राजभाषा से संबंधित जितने भी मैंने रिलेटेड राजभाषा के मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो उनमें मैंने बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया है उन वीडियो में। तो यहाँ मैंने ट्रिक भी बता रखी है ख क्षेत्र के लिए, बी रीजन के लिए पंगु चंद्र मदान, पंगु चंद्र मदान, पंगु चंद्र मदान। तो यहाँ से पैसे पंजाब हो जाएगा, गु से गुजरात हो जाएगा, चंद्र से चंडीगढ़ हो जाएगा, और मैं से महाराष्ट्र हो जाएगा, और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप समूह। तो चंडीगढ़ आपका ख क्षेत्र में आ जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, या इसको आप अंग्रेजी में देखें तो आप इसको बी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स चंडीगढ़ कम्स बी रीजन। तो यहाँ 102 में आपका बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 103 है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वहाँ इंग्लिश है, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपकी नागालैंड, सिक्किम, इनकी भी इंग्लिश है। आपके अरुणाचल प्रदेश के अलावा आपकी नागालैंड, सिक्किम, इसकी भी अंग्रेजी भाषा है, राजभाषा है जो अंग्रेजी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 104 है, सिंस व्हेन द सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एट गोट इफेक्टिव? तो यह आपके 26 जनवरी 1965। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हिंदी में देख लेते हैं इसको, ऑफिशियल भाषा का सेक्शन 33 कब से लागू हुआ? तो यह आपके 26 जनवरी 1965 से लागू हुआ। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 105 है साथियों, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी? केंद्रीय हिंदी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो ये हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, वो ही केंद्रीय हिंदी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। सुपरहिट प्रश्न है और मैक्सिमम बार आता है, तो ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 है साथियों, विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? ऑप्शन ए प्रबोध, ऑप्शन बी सुलेख, ऑप्शन सी परवीन एंड ऑप्शन डी प्रज्ञ। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सा प्रारंभिक हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड है? प्रबोध, सुलेख, प्रवीण, प्रज्ञा। तो ये जो आपका प्रबोध है
इसको प्रारंभिक हिंदी कोर्स बोला जाता है। प्रारंभिक हिंदी कोर्स प्रबोध होता है आपका, और इसका जो कार्य दिवस होता है वो 25 डेज का होता है। प्रवीण का आपके 20 दिन का होता है और प्रज्ञा का 15 दिन का होता है। और इनके एग्जाम साल में 2 बार होती है, एक बार मई में होती है और एक बार नवंबर में होती है। इतना आप जानते होंगे। इसके अलावा आप यहाँ पुरस्कारों की बात कर सकते हैं। प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा जो ये होता है, इनमें जो पुरस्कारों की जो राशि होती है वो आप देख सकते हैं। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा के लिए यदि आपके अंक 70% से ऊपर हैं तो आप इसके लिए 1600, प्रबोध के लिए 1600 और प्रवीण के लिए 1800 और प्रज्ञा के लिए 2400 रुपए यहाँ पुरस्कार राशि होती है। और यदि हम 60 से 70 के बीच में देखें तो राशि होती है 60 से 70%, 800, 1200 और 1600 यदि 60 से 70% अंकों के बीच आते हैं तो। और यदि आपके 55 से 60% के बीच में आते हैं तो आपकी राशि होती है 400, 600 और 800। एक बार रिपीट कर रहा हूं, प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा की यदि 70% अंक प्राप्त करते हैं तो प्रबोध के लिए 1600, प्रवीण के लिए 1800 और प्रज्ञा के लिए 2400 रुपए की राशि होती है। और यदि इस परीक्षा में 60 से 70% के अंक के बीच आते हैं तो प्रबोध के लिए 800, प्रवीण के लिए 1200 और प्रज्ञा के लिए 1600 रुपए होती है। और इसी परीक्षा में यदि 55 से 60 के बीच में आते हैं, 55 से 60% के बीच में आते हैं तो प्रबोध के लिए 400, प्रवीण के लिए 600 और प्रज्ञा के लिए 800 रुपए होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 107 है साथियों, व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड। यहाँ आपका जो ऑप्शन है जनवरी 1975, जनवरी 1978, जनवरी 1967 और जनवरी 1976। तो आपका जो यहाँ आंसर होगा जनवरी 1976। यानी हिंदी में बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज की संसदीय समिति का गठन कब हुआ। तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज की जो संसदीय समिति थी उसका गठन आपके जनवरी 1976 में हुआ था। ये याद रखने वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 108 है साथियों, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये आपका आंसर है 30, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की संसदीय समिति में कितने सदस्य हैं। तो ये होते हैं 30। आप जानते होंगे 20 लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं। तो टोटल ये 30 होते हैं, टोटल ये 30 होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि ऑफिशियल हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो लोकसभा से जो ऑफिशियल लैंग्वेज की संसदीय समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो मैंने अभी बताया लोकसभा से 20 और राज्यसभा से
10। तो यहाँ लोकसभा से आपके 20 हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज की संसदीय समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 110 है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटी आर देयर इन पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ये 3 हो जाएगी साथियों। उप समिति के बारे में पूछा है, मैं 110 का हिंदी में बता रहा हूँ आपको। ऑफिशियल लैंग्वेज की संसदीय समिति में वर्तमान में कितनी उप समिति हैं? तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज की 3 उप समितियां हैं। आपका यहाँ आंसर ख हो जाएगा, आंसर ख हो जाएगा। 3 समितियां होती हैं, 3 समितियां होती हैं। तो ये थे साथियों आज राजभाषा का टॉपिक, जिसका हमने 10 प्रश्न लिए थे, और ये 10 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। हम वीडियो में उन्हीं प्रश्न उत्तरों से आपको रूबरू करवाते हैं जिसका सीधा ताल्लुक आपकी एग्जाम हॉल से होता है, जिसका सामना आपका एग्जाम में या परीक्षा के हॉल के अंतर्गत करना होता है। तो ये 10 प्रश्न थे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।